बिहार की धरती पर हैं, स्टूडियो से बाहर और विधानसभा के बाहर। इसी विधानसभा में आने के लिए इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव में सरगर्मी अब तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने लोगों को रौंद दिया है। 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गणपति जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। हासन में ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा है और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। तो कर्नाटक से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां गणपति जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हासन में ये बड़ा हादसा हो गया है, 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कर्नाटक से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गणपति जुलूस के दौरान ये हादसा हो गया है। ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंद दिया। जब जुलूस में लोग जा रहे थे, उस दौरान ट्रक ने लोगों को रौंदा, जिसमें कि 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। इनकी भी हालत बेहद ही नाजुक है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो हर तरफ चीख पुकार का आलम इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरीके से। देखिए ये ट्रक ने लोगों को रौंदा है, 8 लोगों की मौत हो गई। और देखिए आज 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर के जो महाजुटान है अभ्यर्थियों का, वो आज बिहार के कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और बता दें कि लाखों की संख्या में आज अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे और इसको लेकर के पूरी मुकम्मल जो तैयारी है वो की गई है। तो बीपीएससी परीक्षा जिसको निकालना हर एक अभ्यर्थियों का सपना होता है। बता दें कि 4,70,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा देने जा रहे हैं। 1250 पदों पर परीक्षा हो रही है, जिसके लिए बहाली निकली है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पहली पाली की परीक्षा ली जाएगी और सुबह 9:30 से सेंटर पर एंट्री की शुरुआत हो जाएगी। वहीं सुबह 11 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि समय से ये अभ्यर्थी पहले पहुंचेंगे। अगर आप लेट हुए तो आपको फिर एंट्री नहीं दी जाएगी। बता दें कि 37 जिले और 37 जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा ली जानी है। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से यह आयोजन 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का और कोशिश यही कि किस तरीके से फेयर तरीके से ये पूरा जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा सके। देखिए बीपीएससी की 71वीं परीक्षा आज होने वाली है। ऐसे में जहां जिसका सेंटर पड़ा है वो वहां पर जा रहा है। भागलपुर से ये खबर आ रही है, जहां भागलपुर से अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं और वहां पर भारी भीड़ अभ्यर्थियों की नजर आ रही है। होटल हो या धर्मशाला, हर जगह अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि दूर दराज से भागलपुर पहुंचे अभ्यर्थी, अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर ही रात बिताने को मजबूर हैं। तो भागलपुर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां 71वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी जिनका सेंटर भागलपुर पड़ा है वो वहां पर पहुंचे और वहां पर हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर काफी संख्या में दूर दराज से परीक्षार्थियों का भागलपुर आना हुआ है। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के, वो रात गुजार रहे हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे भी हैं वो देर रात तक तैयारी में जुटे हुए हैं और सुबह फिर ये यहाँ से परीक्षा केंद्र के लिए जाएंगे। कहाँ से आना हुआ है, कहाँ से आई हैं आप? आसनसोल से आई हैं। किस लिए आना हुआ है? बीपीएससी एग्जाम दे। बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो फिर यहाँ पे स्टेशन पे ही रात बिताना हो रहा है। कैसी तैयारी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया तैयारी है। क्या लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट है। फर्स्ट है। फर्स्ट में ही क्रैक होगा बीपीएससी? हो जाएगी। तो आसनसोल झारखंड की रहने वाली हैं आप? नहीं, बंगाल की रहने वाली है। देखिए एक बार फिर से यह तस्वीर देख लीजिए। रेलवे स्टेशन परिसर संख्या प्लेटफॉर्म संख्या 1 की यह तस्वीर है और जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा यह परीक्षा ली जा रही है तो काफ़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो भागलपुर पहुंचे हुए हैं और रेलवे स्टेशन परिसर इनका बसेरा बना हुआ है।
बीपीएससी सबसे कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है और जब इस परीक्षा का सकारात्मक परिणाम सामने आता है तो परीक्षार्थियों का जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और देखिए, बिहार पुलिस इन दिनों ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और ऑपरेशन लंगड़ा का असर इस कदर हो रहा है कि अपराधी खौफ में है, शराब तस्कर खौफ में है और खुद कह रहे हैं कि हम अब अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज में मुठभेड़ होती है शराब माफियाओं के साथ, जिसमें सिवान का कुख्यात शराब तस्कर सद्दाम हुसैन, जिसे गोली लगती है। गोली लगने के बाद वो कहता है कि हम अब इस क्राइम की दुनिया में नहीं रहेंगे, हम इससे बाहर आना चाहते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सर अब कुछ नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे सर, अब नहीं दोबारा गलती करेंगे। अब सुना आपने शराब माफिया सद्दाम का बयान। वो माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपराध और गुनाह की दुनिया छोड़ने की बातें कर रहा है। गोपालगंज पुलिस ने एक बार फिर हाफ एनकाउंटर कर अपराध की दुनिया के आकाओं को बड़ी चेतावनी दी है। ये तस्वीरें गोपालगंज सदर अस्पताल की है, जहां पुलिस के एनकाउंटर से घायल शराब माफिया सद्दाम हुसैन का इलाज चल रहा है। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले सद्दाम हुसैन लंबे समय से शराब तस्करी में सक्रिय थे। कुचायकोट थाना पुलिस ने जब इस शराब तस्कर का पीछा किया तो उसने अपने साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सद्दाम को लग गई, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सर यूपी से दारू लेके आ रहे थे स्कॉर्पियो में, बचने के लिए हमारे साथी गोली चलाए थे पुलिस पर। जी सर, तो फिर उन लोग गोली चलाए थे, तो उसी में लगा हुआ था गोली लगी। जी सर। तो अब क्या करोगे जेल जाओगे? सर अब कुछ नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे सर, अब नहीं दोबारा गलती करेंगे। अब क्या उन लोगों से अपील करोगे? सर उन लोग से ये बोलूँगा सर कि देखो गलत काम मत करो और तुम भी लोग सिलेंडर हो जाओ और जो भी गलती अनजाने होंगे उन लोगों की भी गलती माफ हो जाए सर। पुलिस ने सद्दाम को गोली मारकर शिकंजे में ले लिया। साथ ही मौके से एक स्कॉर्पियो, 600 लीटर शराब के साथ एक देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। स्कॉर्पियो को देखते हुए स्कॉर्पियो भागने लगी, हम लोग की तरफ पीछा किया गया, तो फिर इसमें से जो 3 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति उतर के फायरिंग किया पुलिस के ऊपर। हम लोग के द्वारा भी उसको चेतावनी देते हुए जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा की, उसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। हम लोगों के द्वारा इसमें शराब लगभग 70 पेटी शराब बरामद की गई है, स्कॉर्पियो बरामद की गई है, एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। गोपालगंज में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 11 अगस्त को पुलिस ने आभूषण लूटकांड के आरोपी और छपरा के कुख्यात अपराधी कृष्णा कुमार की गोली मारकर लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया था। पिछले 11 महीनों में ये पुलिस मुठभेड़ की 11वीं घटना है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया और अपराधियों में खौफ का माहौल है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, एसआईआर को लेकर के इन दिनों सियासत जारी है। लगातार विपक्ष यानी कि महागठबंधन सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहा है। एसआईआर के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। अब सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी एसआईआर कराने की बात सामने आ रही है। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड में एसआईआर हो सकता है और बहुत जल्द एसआईआर करवाया जा सकता है। जो जानकारी सामने आ रही है, निर्वाचन आयोग जल्द इसकी घोषणा करेगा, यानी झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव है। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा संभव है। वोटरों को लेकर के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन को लेकर के जारी विवाद अभी थमा नहीं है और अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर के सियासत तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यहां भी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं इसे लेकर के सियासी बयानबाजी भी गहराती नजर आ रही है। तो झारखंड में भी जल्द ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी जिसे लेकर के बिहार में लगातार बवाल हो रहा है। लगातार महागठबंधन की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, सत्ता पक्ष पर हो या इलेक्शन कमीशन पर हो। अब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ये झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही कराई जाएगी और सितंबर के अंत तक इसकी घोषणा भी होगी। उम्मीद की जा रही है अक्टूबर में इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो देखिए, बिहार में एसआईआर पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दूसरी तरफ अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अब झारखंड में शुरू होनी है और इस एसआईआर को लेकर के सियासी बवाल वहां मचा हुआ है। किन पार्टियों का क्या रुख है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
झारखंड में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं को भी 2003 की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के आदेश दिए ताकि लोग अपना नाम खुद जांच सकें। बैठक में साफ कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए। निर्वाचन पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के बूथ का रेशनलाइजेशन पूरा कर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया। एसआईआर को लेकर सियासत भी खूब गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 2019 से 2024 के बीच एक वर्ग विशेष के वोटर की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी जो सामान्य नहीं है। ठीक ढंग से एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, और भी वर्ग विशेष के लोगों की, तो ये अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी। अगर इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। मरांडी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने मरांडी को झूठा करार देते हुए ये सारे आरोप बेबुनियाद है कहा। वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए। सिर्फ बोलने से हो जाता है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने, तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहाँ घुसपैठिए टिके हुए हैं। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी कह रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और बेबुनियाद आरोप करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत तो जारी है ही, लेकिन बैठकों का भी दौर जारी है और बैठकों के लिए सिर्फ नेता और मंत्रियों की जरूरत नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं की भी जरूरत होती है। कार्यकर्ता जब मैदान में उतरते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो उनके पक्ष में वोट करें। ऐसे में गोपालगंज के हथुआ में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है और इस बैठक में आपको बता दें कि बड़का गांव मैदान में ये आयोजन किया गया। इसके में एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी चुनौती दी है। तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गोपालगंज के हथुआ विधानसभा में किया गया, जहाँ जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। तो हम तो नेतागण से अनुरोध करेंगे कि जननायक कर्पूरी जी को तो नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न का पुरस्कार दे दिए। आप लोग महामहिम राष्ट्रपति से समय लीजिए, हम लोग सब मिलकर साथ चलेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाला लालू यादव को कैदी रत्न दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब बात मोतिहारी विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की कर लेते हैं और यहां से विधायक प्रमोद कुमार के नाम पर एक बार फिर से मोहर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लगाई है। राधा मोहन सिंह की मौजूदगी थी और इस दौरान जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप किया गया कि कैसे बूथ लेवल तक उन्हें काम करना है। लेकिन एक बार फिर से प्रमोद कुमार के नाम पर मुहर। एनडीए का सरकार बनाइएगा ना, फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना, और राधा मोहन जी का जो सपना है कि एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना।
और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। इस जिला का एक भी व्यक्ति चुनाव जीतने नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। जिस प्रकार का जन समर्थन है आप, हम मोतिहारी किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे, किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे। और जब से मैं हूँ ये नहीं होने दे रहा हूँ। देखिए, मुजफ्फरपुर में भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। अलग अलग जिलों में अब एनडीए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है ताकि आने वाले वक्त में चुनाव की रणनीति तय की जा सके। इसके साथ ही महागठबंधन और तेजस्वी यादव का जमकर एनडीए के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो बरस भी रहे हैं। अब देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से संगठन के मजबूती का संकल्प लिया और इस दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। तो बिहार में इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस दौरान जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चल देगा। तो यही महागठबंधन की सरकार है। मैं तेजस्वी यादव से खुद ये पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल तुम ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बताओ ग्रामीण विकास में तुमने क्या किया। 1.5 साल तुम नगर विकास मंत्री रहे, बताओ तुमने नगर विकास में क्या किया। 1.5 साल तुम स्वास्थ्य मंत्री रहे, बताओ स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या किया। केवल और केवल विवाद करना, कमीशन का कारोबार के अलावा कोई काम अगर किया हो तो तेजस्वी यादव अपना छाती ठोक के बताए। एक भी काम नहीं आया, एक जगह पे 50-50 रोड बन रहा है, 1.5 वर्ष सब कुछ ठप था। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया की सभा से कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा चल रहा है। चूंकि बिहार विधानसभा का समय है चुनाव का, तो ऐसे में कई जो बड़ी सौगातें हैं केंद्र की तरफ से वो भी दी जा रही है और खास करके रेल परियोजनाओं की जो सौगात है वो मिल रही है। अररिया की अगर बात करें तो अररिया को भी कई रेल परियोजनाओं की सौगात जो है वो मिलनी है और इसको लेकर के अररिया के बीजेपी सांसद ने पीएम का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 तारीख को आके दे रहे हैं, वो बड़ा सौगात है, कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों को जब उल्टा के हम सब देखते हैं तो आज़ादी के बाद जो कभी नहीं हुआ वह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वह कर दिखाए हैं। और आप सबको पता है हम लोगों को कि वंदे भारत जो ट्रेन है, जो भारत में निर्मित है, नरेंद्र मोदी जी ने ही अपने स्वदेशी ट्रेन है और उसका कैरेज यह है कि इसका डिमांड इतना है कि आज धूम मचा के रखा है। देखिए, नेपाल की स्थिति इस वक्त आप सभी को पता है। नेपाल में किस तरीके से आगजनी की जा रही है, जिंजीस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाल की सरकार गिर गई, अब दूसरी सरकार ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। लेकिन नेपाल से सटे जो बिहार के बॉर्डर हैं, इस पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बगहा से खबर सामने आ रही है, जहां जो जेल से फरार आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, नेपाल के पारसी जेल से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जेल से फरार निवेश कुमार बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। वाल्मीकि नगर में एसएसबी की तलाशी में पकड़ा गया ये आरोपी। तो बड़ी खबर बगहा से आपको बताएं, जहां नेपाल के पारसी जेल से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जेल से फरार निवेश कुमार बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। वाल्मीकि नगर में एसएसबी की तलाशी में पकड़ा गया है आरोपी। आपको बगहा से खबर बता रहे हैं और लगातार जो भी नेपाल से कैदी भाग रहे हैं उसे एसएसबी के जवान सख्ती से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बगहा में एक बार फिर से नेपाल के पारसी जेल से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। जेल से फरार निवेश कुमार बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। और देखिए, बिहार पुलिस को कैसे और हाईटेक बनाया जाए, कैसे और आधुनिक बनाया जाए, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार भी पहल कर रही है। एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कैसे बिहार पुलिसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, कैसे हथियारों को और उसके लिए सहायता राशि जारी करनी है, इसके लिए लगातार सरकार जो है
वो कदम बढ़ा रही है। केंद्र सरकार की एक योजना है असम्प, जिसको असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूटीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, जिसमें वित्त पोषण 60% केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार का होता है। इसका उद्देश्य है आवश्यक टेक्नोलॉजी, हथियार, वाहन, संचार उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से पुलिस बल को सुसज्जित करना और पुलिस अवसंरचना को अत्याधुनिक स्तर। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और चलिए बिल्कुल अब 8 बजे लक्ष्मी आपसे मिलेंगे।